अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिहार की अहम तरीन खबरों के साथ साथ आइए देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर दौड़ाते हैं। बिहार के सबसे करीबी राज्य झारखंड में पुलिस कर्मियों पर टूटा कोरोना का कहर। 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 477 पुलिसकर्मी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। झारखंड पुलिस मुख्यालय के अनुसार अब तक कुल 477 पुलिस अधिकारी, जिनमें छोटे बड़े सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि उनमें से 39 स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया और अब राजस्थान में पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली और उनके नजदीकी समझे जाने वाले नेताओं पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट और सिंधिया के बाद अब तीसरा कौन। कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य ने नाम नहीं छापने की शर्त पर पीटीआई भाषा से कहा कि जाहिर है हम सोचने पर मजबूर हैं कि जब ऐसा नेता जिन्हें कम समय में काफी जिम्मेदारियां दी गई और जिनकी प्रतिभा का उपयोग पार्टी अपनी भविष्य की रणनीति के लिए करने को लेकर आश्वस्त थी, वो भी अगर संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। पीटीआई भाषा आगे लिखता है कि कांग्रेस में सूत्रों ने स्वीकार किया कि पार्टी में इस समूह यानी राहुल ब्रिगेड को ज्यादा अहमियत मिलने से नाराजगी बढ़ी है। खासकर इनमें से ज्यादातर पद न रहने पर विद्रोही तेवर दिखाने से इन सूत्रों का आरोप था कि इनमें से अधिकांश नेता उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतरे और पार्टी में गुटबाजी को प्रोत्साहित करते रहे। हालांकि कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि जो नेता कांग्रेस में बहुत कुछ पाने के बाद आज पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, दरअसल वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सभी को यह समझना चाहिए कि इस वक्त पार्टी से मांगने का नहीं बल्कि पार्टी को देने का समय है। दूसरी तरफ पार्टी से अलग हो चुके हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर का कहना है कि इस बात में कोई दम नहीं है कि राहुल गांधी ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी थी वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। गोपालगंज में गंडक की तबाही शनिवार और रविवार को भी जारी रही। सारण तटबंध के बाद बैकुंठपुर में 7 जगहों पर जमींदारी बांध टूटने से नए इलाकों में पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। वहीं पानी के बदलाव के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। सुगोली मझोलिया स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 पर पानी का दबाव बढ़ने के बाद से रेलवे प्रशासन ने गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सीमांचल में भी बाढ़ का कहर जारी है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के वो गांव खतरे के निशान पर है जो महानंदा, कनकई, डोक, रतवा, मेची, नोना आदि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। स्थिति ऐसी भयावह बनी हुई है कि लाखों की आबादी प्रभावित हो चुकी है और लोग दूसरी जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि किशनगंज और आसपास के इलाके में 2 दिन से हो रही तेज धूप के चलते जलस्तर घटा है और स्थिति बेहतर बनती जा रही है। 3 बार उनको सारा सामान लेकर के पलायन करना पड़ा। लेकिन आप सोच सकते हैं ये वही सरकार है जो एनआरसी के कागज मांगती है। क्या ऐसे लोग जिनका घर डूबा हुआ है वो एनआरसी के कागज को कैसे महफूज कर पाएंगे? आपको लगता है यहाँ पे एनआरसी होना चाहिए? दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बारसोई प्रखंड के चौंदी गाँव में और ये कटिहार जिले में पड़ता है। आप पूरे सीमांचल की स्थिति देखिए। ये पूरा नज़ारा जो है ये रोड है और ये जो है गाटर है। गाटर जिसको कहते हैं, ब्रिज नहीं बन पाता है तो लोग अपने पैसे से गाटर बनाते हैं और ये गाटर जो है डूब गया। अब लोग जो उधर 10 परिवार हैं उसका क्या होगा? इतना पूरा एरिया खेत है, पूरा खेत है। लोग धान लगाए थे, अभी पूरा धान सबका बर्बाद हो गया और सरकार प्रशासन इस गांव में न पके हुए भोजन को उपलब्ध कराया है, न कोई नाव की सुविधा की है।
ये पूरा का पूरा ऐसी स्थिति पूरे सीमांचल से आ रही है। जब हम अपने साथियों से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के हालात को देखते हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये सरकार जो है, जो सत्ता में बैठी हुई है, वो क्यों सीमांचल को हमेशा इग्नोर करती है, क्यों सीमांचल के लोगों को हमेशा दबाया जाता है। और जब बाढ़ आता है, जब पूरा सैलाब से घिरा हुआ रहता है, यहाँ के गांव, यहाँ के अवाम जब सैलाब से घिर जाते हैं तो सरकार की जो फैसिलिटीज़ है, सरकार की मशीनरी है, वो पूरी की पूरी गायब रह जाती है। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम का फेल्योर है, सरकार के मशीनरीज का फेल्योर है। मैं सरकार, प्रशासन से बैठे हुए लोग, उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जो है इस गाँव में, ये जो गाँव है इधर भी आप देख रहे हैं, ये पूरा रोड था और अभी जाने के लिए इन लोगों का कोई रास्ता नहीं है। कई बीमारियां भी होती है, इन लोगों के रोज के जो जराए हैं वो जराए खत्म हो गए हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता लाखों की आबादी को कवर करता है। पूरा लाखों लोग इसी रास्ते से जाते हैं और 10 दिन से ये रास्ता डूबा हुआ है। क्या कर रही है सरकार? 3 बार इसी सीमांचल में अब तक यहाँ के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। 3 बार उनको सारा सामान लेकर के पलायन करना पड़ा। लेकिन आप सोच सकते हैं, ये वही सरकार है जो एनआरसी के कागज मांगती है। क्या ऐसे लोग जिनका घर डूबा हुआ है, वो एनआरसी के कागज को कैसे महफूज कर पाएंगे? आपको लगता है यहाँ पे एनआरसी होना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस रीजन में, खास करके ऐसे रीजन को देखे। और यहाँ पे एनआरसी के लिए कागज लोग 1980 से पहले, 1970 से पहले कहाँ से दिखा पाएंगे? आइए अब बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन रही है बात। मांझी और कुशवाहा दिल्ली से फिर लौटे निराश। महागठबंधन में हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं बनती दिख रही है। बीते 2 माह से 2 बार दिल्ली का दौरा करने के बाद अब भी इनकी रणनीति सफल नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल की ओर से मांझी के बात करने के बाद 1 सप्ताह की समय सीमा भी अब समाप्त होती नजर आ रही है। हम के प्रदेश अध्यक्ष बीएल बैसेंत्री की माने तो सोमवार को मांझी के साथ उनके आवास पर मुलाकात हुई थी। इसके बाद मांझी अपने पैतृक आवास चले गए। फिलहाल अभी पार्टी की ओर से कोई फैसला नहीं किया गया है। मांझी को अभी कांग्रेस की ओर से पहल करने का इंतजार है। वहीं रालोसपा के अभिषेक झा ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लौट चुके हैं। फिलहाल कोई नया डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। पार्टी अपने पुराने मुद्दे पर कायम है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला अभी भी नहीं हो सका है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच सूबे में सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य में बढ़ते कोरोना पॉजिटिवों की संख्या को लेकर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि जिस हिसाब से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर प्रतिदिन 30 से 35 हजार जांच हो तो रोज 4 से 5 हजार नए मरीज मिलेंगे और संक्रमण में बिहार देश में सबसे ऊपर चला जाएगा। तेजस्वी यादव ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि बिहार कोरोना का नेशनल स्पॉट नहीं बल्कि ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर है। कितना छुपाओगे नीतीश बाबू? सदन में नेता प्रतिपक्ष ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बिहार में जांच सबसे कम और केस पॉजिटिविटी रेट देश में सबसे ज्यादा है। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार के समकक्ष राज्य 30 से 40 हजार जांच प्रतिदिन करा रहे हैं। वहीं बिहार बमुश्किल पिछले 3 दिन से 10 हजार जांच करा पाया है, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों से कोरोना में मतदान कराने को लेकर सुझाव मांगे हैं। राजनीतिक दलों से अपने सुझाव 27 जुलाई तक आयोग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
आयोग ने दलों से पूछा है कि देश कोरोना महामारी से गुजर रहा है, इसको लेकर आपदा प्रबंधन एक्ट के माध्यम से कई गाइडलाइनें तैयार की गई है, कई गाइडलाइनें राज्य सरकार ने भी दी है, इनका पालन किया जाना है। ऐसे में आयोग ने सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखा है कि वे इस महामारी में चुनाव कराने को लेकर अपना अपना सुझाव दें। आयोग ने यह भी कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सभी को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जानी है, साथ में सैनिटाइजेशन भी किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक दल अपना सुझाव दें जिससे कि कोरोना महामारी का चुनाव के वक्त प्रसार न हो सके और सफलतापूर्वक चुनाव हो सके। किशनगंज जदयू आईटी सेल के प्रभारी सह छात्र जदयू के जिला अध्यक्ष श्री इंतजार आलम ने आज मनोनयन पत्र के माध्यम से जिला अंतर्गत सभी 7 प्रखंडों के कुल 6 प्रखंड में आईटी सेल का गठन कर उन्हें मनोनयन पत्र दे दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी मनोनयन पत्र सभी प्रखंडों के प्रभारियों को भेज दिया गया है, जो इस प्रकार है। कोचाधामन प्रखंड जदयू आईटी सेल के प्रभारी मोहम्मद रईस बनाए गए हैं। वहीं बहादुरगंज प्रखंड जदयू आईटी सेल प्रभारी बंटी सिन्हा बनाए गए हैं, जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ सीमांचल के मशहूर पत्रकार हैं। दिघलबैंक प्रखंड जदयू आईटी सेल के प्रभारी मोहम्मद इम्तियाज, टेढ़ागाछ प्रखंड जदयू आईटी सेल प्रभारी मोहम्मद नजमुस शहर, पोठिया प्रखंड जदयू आईटी सेल प्रभारी मोहम्मद जलालुद्दीन को बनाया गया है। गांव मोहल्ला इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर भी आज 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। तारा श्वेता आर्या विवाद फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। 2 दिन के विराम के बाद तारा श्वेता आर्या ने फिर से फेसबुक द्वारा उन लोगों को ललकारा है जिन्होंने उनके विरुद्ध पोस्ट लिखे थे। तारा श्वेता आर्या लिखती हैं, क्या बात है, एक अकेली औरत से लड़ने के लिए पूरे हिजड़ों की फौज लग गई है। डरने वाली नहीं हूं, झांसी की रानी हूं, किशनगंज की बहू रानी हूं। तुम लोगों ने क्या सोचा, डर जाऊंगी, कमजोर हूं, आ गई पलट के, बोल किसको क्या क्या बोलना है, मैं तो यही हूं। जय हिंद, जय भारत। दूसरी खबर ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से है। ठाकुरगंज से मजलिस के संभावित उम्मीदवार महबूब आलम लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं। उन्होंने आज तलवार बांधा, बालूबारी, गोरूमरा, जिया पोखर, डुमरिया, पौवाखाली आदि जगहों का मुआयना किया, जहां हजारों बीघा जमीन कटकर नदी में मिल चुका है। लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। बालूबारी में स्कूल, कब्रिस्तान और मस्जिद तो नदी की जद में पूरी तरह से आ चुका है। महबूब आलम ने गांव मोहल्ला के माध्यम से ठाकुरगंज विधायक नौशाद आलम से अपील की है कि लोगों को इस मुसीबत से निकालने का फौरी और पुख्ता हल निकाला जाए। किशनगंज से गांव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।